हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक फ्री फॉल फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले फ्री फॉल का मतलब क्या है? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर अंडर फ्री फॉल। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि एक सपोज आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है 10.2 जिसमें दिया हुआ है टेक अ स्टोन, ठीक है, एंड थ्रो इट अपवर्ड्स। तो क्या होगा अगर आप स्टोन को लेके, सपोज ये ग्राउंड लेवल है और आपने स्टोन को यहाँ से थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? कब तक ऊपर जाएगा वो? क्या वो ऊपर जाता रहेगा हमेशा? हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। एक लिमिट तक जाके क्या होगा, वो वापस से टर्न करके नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमने सपोज उसको एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5 मीटर पर सेकंड से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, स्टोन को थ्रो किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया नीचे से अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो सपोज 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, वो एक हाइट तक पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो क्या होगा, नीचे आने लगेगा वापस। तो ये जो केस है, जब वो ऊपर से नीचे आने लगेगा, ये वाला जो मोशन है, दिस इज फ्री फॉल। क्लियर हुआ? जैसे कि सपोज मेरे पास एक इरेजर है, इसको मैं रिलीज कर दूं। रिलीज हम क्या टर्म लेंगे, या फिर हम रिलीज बोलेंगे या ड्रॉप बोलेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करें या ड्रॉप करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से रिलीज या ड्रॉप करेंगे आप, तो उस टाइम पे जब मोशन होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जैसे इरेजर मैं यहाँ से रिलीज कर रही हूँ, नीचे आ गया, ठीक है, स्लो मोशन में इमेजिन कर लो तो वो फ्री फॉल है। जैसा मोशन है वो भी, ये भी फ्री फॉल ही है। ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल क्या? जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है। ये पेपर नीचे आया तो अभी मैंने जब इसको रिलीज किया, ड्रॉप किया, मैंने कुछ उसको वेलोसिटी नहीं दी है, इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या वेलोसिटी है इसकी? 0, ठीक है, बस छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो नीचे आता गया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जब भी आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, या हम बोलेंगे ड्रॉप किया, या स्टेशनरी पोजीशन थी उसकी, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। ठीक है, अब वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, मीन्स वेलोसिटी में चेंज आया। और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा, हम क्या टर्म यूज करते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन आ गया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, दैन वी से दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया ऑब्जेक्ट में, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन आया ऑब्जेक्ट में। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन तो आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस पोजीशन से चालू कर रहे हो, यहाँ से स्टोन को हमने सपोज ए पॉइंट से रिलीज किया और बी तक वो आया, ग्राउंड तक आया, ठीक है, तो ए से बी तक के मोशन में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ए से हमने उसको ड्रॉप किया, एक तो ये केस हो गया, या फिर किसी हमने स्टोन को नीचे से थ्रो किया, उसके बाद वो इस हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे आएगा, फ्री फॉल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन फ्रॉम ए टू बी फ्री फॉल है। और इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये सोचो कि वेलोसिटी चेंज, अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अब हमने बोला कि वेलोसिटी में चेंज आया। अब वेलोसिटी में चेंज दो तरह से आ सकता है। वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन आया, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है। या दोनों है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या क्या होगा, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसका डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। वेलोसिटी को हम दो टर्म से डिफाइन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन में चेंज आया देन आल्सो वी से दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो इस केस में क्या है, जब फ्री फॉल है तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जब फ्री फॉल है ऑब्जेक्ट का तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, ऐसे नीचे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन अब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। और जब स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन। ठीक,
और जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन जनरल हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? अब हम इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट जो हमने रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, उसका मास m है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको हमने रिलीज किया है या ड्रॉप किया है उसका मास m है। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M है और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R है। सपोज ये मान लो कि अर्थ का सरफेस है और कोई ऑब्जेक्ट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, जस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास m और अर्थ का मास कैपिटल M। अब इस मास m पे कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ से। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और उसी को हम दूसरी तरह से कैसे कहते हैं? F इक्वल टू ma। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब यहाँ पर a क्या है? जब फ्री फॉल है, फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉल का एक केस है हमारा, यहाँ लिख देना फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर फ्री फॉल क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a की जगह हम g लिख सकते हैं। ठीक है, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन कैसी है? एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वी से दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स इक्वल टू mg। ठीक, और ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ, ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं, g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर g की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। स्मॉल g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल टू क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है इक्वल टू कांस्टेंट से, और यहाँ पर कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये है फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों को इक्वेट करोगे तो दोनों के आप लेफ्ट साइड देखेंगे सेम है। दोनों की इक्वेशंस की लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? F। दोनों में लेफ्ट साइड में हमने लिखा है F, तो दोनों का राइट साइड सेम होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F, तो दोनों का राइट साइड इक्वल होगा mg फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड और जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड। क्लियर हुआ? न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma। a की जगह यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, m कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल, सो g कम्स आउट टू बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है? g, स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, फिक्स है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दैट मीन्स G की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, नियर द अर्थ सरफेस। अगर हम ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कैसे वेरिएशन होगा। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तब भी वेरिएशन होगा। मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे होती है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर जाते हैं तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, और नीचे आते हैं तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। मैक्सिमम होता है सरफेस पे। अभी हम 9th क्लास में सिर्फ नियर द सरफेस ही है, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है, g स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया है? तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो समझ लीजिए ध्यान से।
देखो अर्थ का जो शेप होता है हम कैसा इमेजिन करते हैं, जैसा मैंने अभी बनाया भी है, कैसा बनाया मैंने, स्फीयर। अर्थ एक 3 डायमेंशनल शेप है, अर्थ 3 डायमेंशनल है ना, तो स्फीयर 2D में हम सर्कल बोलते हैं, 3D में स्फीयर। तो एक्चुअल में अर्थ स्फीयर नहीं होती, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स। एक्चुअल में अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। इधर अगर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो इधर देखेंगे आप थोड़ा सा ऐसा चपटा, ठीक है। अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो अगर आप आर को देखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ को, तो दोनों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये फ्लैटेंड एट द पोल्स है तो ये रेडियस कम होगा, यहाँ पर रेडियस लेस, और इक्वेटर पे रेडियस मोर, ठीक है। तो जी में वेरिएशन आएगा। क्वेश्चन आता है व्हाई, गिव द कॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होगा, कॉज क्या है, अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, इसलिए आर की वैल्यू चेंज होगी। अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो जी की वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज जी एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर में लिखा है, दूसरी साइड में ये डिनोमिनेटर में लिखा है, दैट मीन्स जी एंड आर, अगर जी इंक्रीज होगा, ऐसा लेते हैं, अगर आर इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज होगा, यस और नो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर आर इंक्रीज मीन्स जी डिक्रीज, तो क्या होगा, आर इंक्रीज मतलब इक्वेटर पे, एट इक्वेटर क्या होगा, ज्यादा रेडियस होगा, ज्यादा रेडियस मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और मिनिमम होगा। इनफैक्ट एट इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस जो हमने यहाँ पर समझा, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि पोल्स में होता है। एट पोल्स क्या होगा, आर की वैल्यू कम हो गई, कंपैरेटिवली आर की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू कम हुई तो जी की वैल्यू ज्यादा हो गई, मीन्स जी इज मैक्सिमम। कहाँ पर मिनिमम कहाँ है, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड जी इज मैक्सिमम एट पोल्स। क्लियर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पे, और जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है। यहाँ पर जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला है कि जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस। अब उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, इन सब की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 9.8, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और कहीं कहीं पर हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। यूनिट क्या हुई, जी की यूनिट वही होगी जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, क्योंकि जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ए की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, आपको जो कंफर्टेबल हो। तो एक्सेलरेशन की यूनिट ये होती है, तो जी की, स्मॉल जी की यूनिट भी यही होगी, या आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों का कि हमें कैसे पता चले कि हम ये वाली यूज करें कि ये वाली यूज करें, दोनों ही यूज की जाती हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो, मेंशन किया हो कि यूज जी इक्वल टू 10 या यूज जी इक्वल टू 9.8, तो वही यूज करनी है। अगर मेंशन नहीं किया है तो प्रेफर करें कि 10 यूज करें, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 7 या 7 के मल्टीपल्स हों तो ये यूज करना, समझ में आया। 7 या 7 के मल्टीपल्स जो कॉमनली यूज क्या होते हैं, 7 हो गया, 14 हो गया, 49, 98, 196, ये सब देखोगे तो 7 सबके टेबल में 7 आता है। 7 के मल्टीपल्स ही हैं, 7 2 14, 7 7 49, 14 7 98, 14 स्क्वायर 196, ये सब कहीं ना कहीं 7 से रिलेटेड है। इसलिए 9.8 कब यूज करना है, जब ये सब आपको कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा, चाहे हाइट में मिले चाहे स्पीड में मिले। न्यूमेरिकल जब करेंगे आप, कभी कभी हाइट दे दी 49 मीटर या कभी 196 मीटर, स्पीड दे दी 7 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह के जब नंबर्स हो तो कंफर्म आप 9.8 से करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। और अगर 7 के मल्टीपल्स नहीं है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो आप 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू, बाय।